हाँ बेटा देखो, एक बार और देखो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ए सरफेस एट विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट आर इक्वल। मतलब एक ऐसा सरफेस जिसमें क्या होता है, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो। अभी मैंने इसमें बताया ही था कि जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव क्यू चार्ज लेता हूँ, तो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से अगर आर डिस्टेंस पर अगर देखा जाए तो इस आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल जो होगा, इस पे हर जगह क्या होगा, हर जगह पोटेंशियल इक्वल होगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा। तो इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल कर सकते हैं। इसके अलावा और ये पोटेंशियल किसके बराबर होगा, तो P इक्वल टू, अभी बताया था मैंने, K इंटू क्यू अपान में ये डिस्टेंस R है तो ये R हो जाएगा, या V इक्वल टू K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में R हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताया कि यदि कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर को जब चार्ज किया जाए तो इसमें क्या होता है, इसके सरफेस पर पोटेंशियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक एग्जांपल है। ठीक है बेटा, यह कंडक्टर होगा तो ही होगा, कंडक्टर है। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बता दें प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है कि यदि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस से अगर ले जाया जाए, मतलब ए से बी तक अगर मैं ले जाता हूँ, तो उस सिचुएशन में किया गया जो वर्क डन होगा WAB या 0 के बराबर होगा। ये WAB क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो VA और VB बराबर होगा, क्योंकि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन नहीं करती है। तो यहाँ पे यदि BA इक्वल टू VB है तो WAB यानी कि वर्क डन फ्रॉम A टू B ब्रिंगिंग ए चार्ज A टू B में क्या होगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग प्रूव भी करके देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं कि WAB का मतलब क्या होता है। अगर WAB की बात करें तो WAB को मतलब वर्क डन फ्रॉम A टू B में अगर चार्ज Q से मैं डिवाइड कर दूं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिलेगा। अब पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि VB माइनस VA होगा। भाई अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा कि पोटेंशियल इक्वल टू होता है टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस शो करते हैं, यानी कि B पर पोटेंशियल माइनस A पर पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम देखें कि अगर VA और VB दोनों इक्वल है तो इस VA की जगह पे VB लिखा जा सकता है। तो आप लिख देते हो अगर VB माइनस VB, क्योंकि VA की जगह पे हमने VB ट्रांसफर कर दिया, तब ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो देयरफॉर WAB इक्वल टू, क्यू को इधर भेज दें तो ये मिल गया 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में यदि एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाते हैं तो उस चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में जो टोटल वर्क डन किया जाता है वह 0 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखें कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वह दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है इसमें कि यदि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना है। क्या प्रूव करना है
कि यदि किसी पॉइंट से इक्विपोटेंशियल सरफेस पास हो रहा हो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। यहां पे हम लोग इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। तो इस सिचुएशन में अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल ए मान लें और इस पे पोटेंशियल वी बी मान लें, तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो उस सिचुएशन में सीधे सीधे हम लोग वी ए इक्वल टू वी बी लिखेंगे। अगर यहाँ से स्मॉल क्यू चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर ले जाया जाता है, अगर इस तरह से हम ले जाते हैं, तो इसमें किया गया जो वर्क डन WAB होगा वह 0 के बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने पहली प्रॉपर्टी में प्रूव करके बताया है। ठीक है, अभी हमने पहली प्रॉपर्टी में इसको प्रूव करके बताया है। अब इस चार्ज को अगर मुझे ए से बी तक ले जाना है तो इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वह फोर्स किसके, उस फोर्स, और अगर ये डिस्टेंस को मैं dr से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट dr है, फोर्स अप्लाई करने पर अगर डिस्प्लेसमेंट अगर dr होता है, तो उस सिचुएशन में टोटल जो वर्क डन होगा, वर्क डन जिसको हम लोग WAB से डिनोट करेंगे, इसको F डॉट dr से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F डॉट dr हमारा जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, dr जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे WAB इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें अगर डॉट प्रोडक्ट यूज कर दें तो ये हो जाएगा F dr cos ऑफ थीटा, ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे अगर थीटा की हम बात करें कि थीटा कितने डिग्री है, तो इसको थीटा को अभी हम रहने देते, थीटा से ये बाद में प्रूव करेंगे कि दिया गया इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस पोटेंशियल की क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लें कि अगर ये जो चार्ज है Q, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, मतलब कि अगर यूनिट चार्ज हो जाए, तो यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का, तो उस सिचुएशन में ये WAB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको पोटेंशियल के रूप में लिखें तो ये जो फोर्स इस पर लग रहा है, यह फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। अगर ये Q की वैल्यू अगर 1 कूलम है तो 1 इंटू ई, मतलब ये फोर्स इक्वल टू क्या मिल गया, ई मिल गया। तब यहाँ पे इस फोर्स की जगह पे मैं ई लिख सकता हूँ, तो देयरफॉर WAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू dr इंटू में कॉस ऑफ थीटा, ये मिल जाएगा बेटा। अब आप जानते हो कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू, तो E की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग, या E को E ही रहने तो E की वैल्यू हमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, E तो निकालना है, E का ही तो डायरेक्शन में निकालना है। अब देखो यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना है बेटा, टोटल वर्क डन WAB इक्वल टू कितना है, 0, क्योंकि एक पोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ पे WAB की जगह पे मैं 0 अगर लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा E डॉट E dr इंटू में कॉस ऑफ थीटा, ये मिलेगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ WAB इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर है। अब यहाँ से देखो E dr कॉस थीटा, यहाँ पे 0 कब आएगा बेटा, जब इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब थीटा कितना डिग्री हो जाए, बोलो थीटा कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है कॉस में, बोलो बेटा थीटा में कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है बेटा, बोलो 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मिल जाएगा क्या बेटा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बात और एक काम और कर सकते हैं, ई dr को नीचे भेज दो, 0 के तो 0 हो गया, मतलब cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ गया बेटा। अच्छा, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या कैसे होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यहाँ पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यही मैंने बताया था इस प्रॉपर्टी में कि यदि किसी एक पॉइंट से कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस पास कर रहा हो
तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये पॉइंट। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो, सॉरी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहां पे क्या होते हैं, ये फारफेस्ट मतलब ये दूर दूर होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर एंड वेयर ई इज वीकर द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फर्दर अपार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है वेयर ई इज क्या है, स्ट्रांग। ई इज स्ट्रांग का मतलब क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो तो वहां पे क्या होता है, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये क्या होते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लोज होते हैं बेटा। क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जैसे मान लीजिए कि ये अगर मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर इस तरह से कुछ दिखा रहा हूं तो ये बहुत पास होंगे बेटा, ये पास होंगे। ठीक है, ये इस तरह से क्या होंगे, ये पास होंगे। ठीक है, और ये पास होंगे इस तरह से। और ये दूसरा एंड वेयर ई इज वीकर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, कमजोर होगी, वीकर होगी, वहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ये फर्दर होगा, फर्दर अपार्ट। ये क्या होगा, ये दूर हो गया बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको हम लोग दिखाएं इस तरह से, तो ये इनमें क्या होगा, इसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। ये इस तरह से इसको हम लोग दिखा सकते हैं, तो इनमें डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये उस रीजन में होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक हो। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक तरीके से हम इसको नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। और इधर वाले को हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, इसको यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो, या वीकर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, बट ये आपके लिए एमसीक्यू बनते जा रहा है बेटा, एमसीक्यू बनते जा रहा है, पूरी तरह से एमसीक्यू बन रहा है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वह एक तरीके से क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में होता है।
फोर्थ है फॉर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक चार्ज है, ये मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज लिया आपने, तो जब पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी बेटा, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो हम जानते हैं कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी डायरेक्शन होता है, तो ये रेडियली आउटवर्ड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वह क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होगा। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे बनेंगे, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब कुछ ऐसा बनेगा, सबका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, सभी का सेंटर इस तरह से सेम रहेगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए बेटा, पॉइंट चार्ज के लिए है। अब हम लोग बात करते हैं कि डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, डाइपोल। तो डाइपोल में क्या खास बात रहती है बेटा, डाइपोल में खास बात ये रहती है कि वह दो चार्जेस का एक सिस्टम होता है, जिसमें दोनों चार्जेस का नेचर जो होता है वह डिफरेंट होता है बट मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द फिफ्थ पार्ट ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ये हम लोग को देखना है। तो डाइपोल के लिए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि डाइपोल क्या होगा, तो डाइपोल में एक क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो ये निगेटिव क्यू चार्ज होगा। अब यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि अगर दोनों चार्ज डिफरेंट नेचर के हैं, मतलब दोनों का अगर साइन जो है डिफरेंट है, तो उस सिचुएशन में दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो उस सिचुएशन में जो इनका इक्विपोटेंशियल जो सरफेस बनेगा वह कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना, यह कुछ इस टाइप से बनेगा। ये कुछ ऐसा बनेगा, और इधर से भी ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द डाइपोल हुआ बेटा, ठीक है। तो ये डाइपोल के लिए फॉर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दूसरा, अगर मैं आइडेंटिकल चार्ज की बात करूं, आइडेंटिकल चार्ज फॉर आइडेंटिकल चार्जेज, तो आइडेंटिकल चार्जेज के लिए कैसा होगा, आइडेंटिकल का मतलब कि या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या तो दोनों निगेटिव चार्ज हो। अगर एक चीज हम ले लें कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और दूसरा भी हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही ले लिया, ये दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तब ये क्या बनेगा, ये देखो बेटा कुछ ऐसा बनेगा। ये रिपेल अगर करते हैं तो कुछ इस टाइप की सिनेरियो हमें देखने को मिलेगी।
ये कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब कि ये दूर दूर हो गए, इधर नजदीक हो जाएगा, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं तो दोनों चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। मतलब ये फिर इधर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये अंदर की तरफ क्या होंगे, दूर दूर होंगे, आउटसाइड में क्या होंगे, नजदीक नजदीक हो जाएंगे। और अगर इसको हम पूरे को अगर मिला दें तो ये कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, ये ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यह आइडेंटिकल चार्जेस के लिए है, और ये जो है यह डाइपोल के लिए है। तो ऑलरेडी डाइपोल में क्या होता है, दोनों चार्जेस क्या होते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड के बट डिफरेंट नेचर के होते हैं। ठीक है बेटा, अब बस इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी और हम लोग देख लें कि लास्ट प्रॉपर्टी ये है इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी 6 है। Two equipotential surfaces, two equipotential surfaces never intersect each other, never intersect each other। एक दूसरे को कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट नहीं करते हैं। अगर ये कट करेंगे तो फिर वहां पे कुछ एक ऐसी चीज होगी जो इम्पॉसिबल है, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। वो देखिए, जैसे हम लोग पहले भी मानते थे कि जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, लेकिन कट करती है। अगर हम सपोज करते हैं तो वहां पे एक ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है कि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है। तो इसका मतलब कि ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। सेम वैसे ही अगर मैं ये मान लेता हूं कि कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को इस तरह से कट करे, जैसे मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं इस तरह से कुछ बना दूं ऐसे, तो उस सिचुएशन में यहां पे क्या होगा जो पॉसिबल नहीं है, वो देखे बेटा, वो क्या हो सकता है। यहां पे ये होगा कि अगर ये दोनों जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो एक ही पॉइंट पर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और इस सरफेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था, अभी इसके पहले वाली प्रॉपर्टी में बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन शो हो रहा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एक ही हो सकता है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये पहला पोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा है। तो ये जो पॉसिबल है, ये जो दिख रहा है ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट each other then on intersection point direction of E will be different, which is impossible या not possible।
विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन कैसे मिलेंगे, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है बेटा। जयेश, नयन,